नमस्कार। चर्चा के इस खास शो में मैं हूं अंकुल पटेल। साथियों, दिन भर की गतिविधियां टेलीविज़न पर मैं देख रहा था और एक डिबेट आजकल पूरे मीडिया चैनल्स पे चल रही है, महाराणा संगा के अपमान का विषय। साथियों, ये विषय है देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी देश के संसद के अंदर एक चुने हुए राजनेता ने, एक प्रतिनिधि ने एक ऐसा बयान दिया जिससे करोड़ों करोड़ भारतीयों का दिल जो है अपमान से शर्मिंदगी महसूस किया। और ये इतना गंभीर विषय है कि इस विषय पर यदि हम और आप डिबेट करेंगे तो हमें और आपको एक विशेष किस्म या एक विशेष मानसिकता से ग्रसित लोग बताया जाएगा, जबकि सच ही है कि ये देश जिन वीर सपूतों, जिन महान सेनानियों और जिन योद्धाओं की वजह से सुरक्षित रहा, जिन लोगों ने इतिहास में अपना नाम हमारी सुरक्षा और हमारी पीढ़ियों के संरक्षण के लिए, हमारे धर्म और हमारे इस राष्ट्र की अखंडता के लिए अपने आप को बलिदान किया, उनके उसूलों पे खड़ा हुआ ये देश है। क्या कोई ये चाहेगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी उनका सम्मान करने की बजाय उनका अपमान करे? ये विभत्स बयान समाजवादी पार्टी के एक नेता, आई थिंक उनका नाम रामजी सुमन करके है, कोई एक नाम है, मैं नाम पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा और जिस तरीके से उन्होंने उस बयान को दिया, वाकई में उसकी निंदा करके भी हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जब उनसे उसके परिप्रेक्ष्य में जब मीडिया ने सवाल किया, उसके बाद जो उन्होंने एक और बयान दिया वह उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। साथियों, देश की आज़ादी, देश की अखंडता और इस देश को बनाने में हम किसी एक व्यक्ति का नाम लें तो मुझे लग रहा है कि बाकी स्वतंत्रता संग्राम और वीरों के साथ हम न्याय नहीं करेंगे। ये देश आज जहाँ पे खड़ा हुआ है, इसके नींव को बनाने के लिए करोड़ों करोड़ों भारत के सेनानियों ने अपना सर्वस्व, अपना त्याग दिया हुआ है। हम उन सबके योगदान को सर झुका करके नमन करते हैं और उन सब का इस देश के प्रति उतना ही अधिकार है, इतना ही सम्मान है जितना हम किसी एक वीर योद्धा को पसंद करते हैं। हम किसी के विचार से सहमत हों या ना हों, लेकिन उनका देश के प्रति जो योगदान है हम उसे कभी नकार नहीं सकते। स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात का उल्लेख अपनी किताब में किया हुआ है कि वीरों के सम्मान में हम किसी जाति, किसी धर्म या किसी मजहब को ध्यान में रख कर के यदि करते हैं तो हम उनके प्रति सम्मान नहीं बल्कि उनके योगदान को कम आंकते हैं। साथियों, मीडिया पे जिस प्रकार का बयानबाजी चल रहा है, जिस प्रकार का शोर शराबा मचा हुआ है, यदि मैं उस पर चर्चा करूं तो मुझे लग रहा है कि उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन एक जागरूक युवा होने के नाते मैं अपनी बात क्यों रख रहा है, क्योंकि हमें ऐसे विषयों को भी समझना होगा। आखिर इस देश का युवा इन विषयों पे क्या सोचता है और उसकी क्या राय हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि हम क्या किसी अपने चुने हुए प्रतिनिधि या किसी जिम्मेदार व्यक्ति से इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश के वीर योद्धाओं पर इस प्रकार से विभत्स टिप्पणी करे, जो कि हम आप सहज दिल से सुनने के लिए कभी भी अपने आप को सहमत नहीं कर पाएंगे। इसके बाद उसके बचाव में जो एक पूरा गैंग खड़ा हो चुका है, एक पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड सपोर्ट उसको दिया गया है, क्या ये सही है? मुझे लग रहा है कि जिस सांसद को हमने आपने चुना है, अपने वोट दे करके चुना है, आज उस संसदीय क्षेत्र के एक एक मतदाता की भूमिका होती है कि अपने उस चुने हुए सांसद से ये पूछे जा कर के कि क्या हमने आपको इसलिए चुना था, क्या हमने आपको जो वोट दिया था, अपना जो मत देने का अधिकार में हमने आपको चुना था, क्या इस दिन के लिए चुना था? मुझे लग रहा है कि उस सांसद को भी अपनी भूमिका तय करनी होगी, क्योंकि कोई कैसे देश की संसद के अंदर जा कर के ऐसा बयान दे सकता है। यदि संसद के बाहर अब तक बयान दिया गया होता तो उस पर FIR दर्ज हो चुकी होती, लेकिन सिक्योरिटी है, एक सांसद को उसको बोलने की आज़ादी दी गई है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मामला है क्या। मामला है, जैसा कि मैंने कहा, कि सांसद के भीतर एक ऐसा बयान दिया गया जो कि एक
योद्धा को खास करके टारगेट करके और हमारी पूरी जनरेशन्स को जो है गद्दार ठुकराया गया, जिसके विरोध में जो आवाज़ें संसद के अंदर से उठनी चाहिए थी वो आवाज़ें तुरंत नहीं उठी। जब देश के बाकी हिस्सों में बाकी जो लोगों ने जब इस पे रिएक्ट करना स्टार्ट किया, आवाज़ें उठाई, तो संसद के अंदर से भी सत्ता पक्ष की ओर से भी आवाज़ उठाई गई। अक्सर पॉलिटिकल फील्ड पे वही टॉपिक्स उठाए जाते हैं जिससे पॉलिटिकल बेनिफिट्स होता है, लेकिन इसके बाद इस मामले को एक टूल दिया गया और ये कहा गया कि उसके विरोध में, उस सांसद के विरोध में कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए और नारेबाजी किया, तो उसके विरोध में ये कहा गया कि अब जो है दलित के खिलाफ, दलित समुदाय के खिलाफ एक खास वर्ग जो है अपना उग्र प्रदर्शन कर रहा है, जबकि सच ये नहीं है। क्योंकि जब सांसद ने अब संसद के अंदर अपना बयान दिया था तब उसने ये नहीं कहा था कि मैं दलित हूँ इसलिए बयान मैं जारी कर रहा हूँ, ऐसा उसने बिल्कुल भी नहीं कहा था। तो उसके बयान का विरोध यदि मैं करूं या मेरी जगह कोई और करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सांसद दलित है तो मैं इसलिए कर रहा हूं। वो सांसद कोई भी हो सकता था, यदि वो ऐसा बयान देता तो उसके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन होते, उसके खिलाफ भी नारेबाजी होती। इसे लेकर राजपूत बनाम दलित का टारगेट बनाना, टारगेट देना, ये पूरी तरह से गलत है। और कितनी नकारात्मक माइंडसेट है हमारी मीडिया का या हमारे राजनेताओं का कि उसे अभी भी उसके बचाव में कई सारे लोग खड़े हो रहे हैं। चाहे सपा सुप्रीमो हम अखिलेश यादव की बात कर लें, कांग्रेस जो कि तो उनका इतिहास ही ऐसा है कि देश के खिलाफ बातें करना, देश को डाइवर्ट करना और अपनी राजनीति को सामने रखना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस प्रकार से उस सांसद का पक्ष लिया वह भी एक प्रश्न का विषय है और देश के युवाओं को खास करके मेरी उम्र के लोगों को इस बात को सोचना होगा कि हमारे वीर का अपमान हुआ, एक योद्धा का अपमान हुआ और उसके बचाव में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। कांग्रेस के ही एक राज्यसभा के सदस्य हैं प्रमोद तिवारी, जिस प्रकार से उन्होंने अपने बयान पे अपनी सफाइयाँ दी, अपनी स्पष्ट वाक्पटुता का जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण पेश किया, उससे ये स्पष्ट होता है कि इनकी मानसिकता कितनी देश विरोधी है। देश की संस्कृति और अखंडता के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व करने वाले का ये अपमान करके और उस सांसद का एक तरफा बचाव कर रहे हैं। दूसरा, हमें और आप सबको जानने की आवश्यकता है अपने वीरों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, क्योंकि इतिहास के पन्ने जब भी पलटे जाएंगे और जब भी ऐसे लोग पलटेंगे जो हमारी उम्मीदों और हमारे विचारों का सम्मान नहीं कर सकते, वो हमारे वीरों का कैसे सम्मान करेंगे। तो जब भी ऐसे अनभिज्ञ लोग हमारे इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं जाति का, कहीं ना कहीं किसी धर्म का, कहीं ना कहीं किसी समुदाय का रंग दे करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते जाएंगे और हमारा वोट आपसे बटोरते जाएंगे। साथियों, महाराणा सांगा 80 घाव सहने के बाद भी वो योद्धा जो अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाता है, वो महाराणा सांगा जिसने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए अपना एक आँख भी बलिदान दे देता है, वो महाराणा सांगा जिसकी कलाई भी मुग़ल सल्तनत से युद्ध के दरमियान कलाई भी चली गई, लेकिन उस महाराणा सांगा ने कभी हार नहीं माना। साथियों, इस विषय में मैं आपको और भी व्यापक जानकारी बताना चाहूँगा। 1509 से 1528 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा। राजा राजमल के तृतीय संतान थे और तृतीय संतान में से पहले तो पारिवारिक संघर्ष था, इसके बाद उन्होंने मेवाड़ को सुरक्षित किया और मेवाड़ को सुरक्षित करने के बाद वर्तमान गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में उन्होंने शासन किया। और उनके शासन की, उनकी वीरता की चर्चा कहीं और मत सुने, स्वयं जो मुग़लों का जो इस संस्थापक था बाबर, स्वयं उसने अपने बाबरनामा में इस बात का उल्लेख किया है कि महाराणा सांगा एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभरा हुआ है और उसके साथ लोहा लेना, क्योंकि वो दक्षिण पे कब्जा करना चाह रहा था, महाराणा सांगा ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद जो है दक्षिण पर बाबर ने फिर दोबारा से आँख नहीं उठाई। कुछ रियल फैक्ट्स के साथ हूँ मैं आपके साथ।
ताकि इतिहास के विषय भी क्लियर हों और इस घटना के बैकग्राउंड को भी हम समझ सकें। जैसा कि मैंने कहा कि महाराणा सांगा का जो क्षेत्र था वर्तमान राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पे था। दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों को उन्होंने हराया था। मुख्यतः उन्होंने 18 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और छोटी मोटी लड़ाइयों को मिला करके हम 100 लड़ाइयाँ काउंट कर सकते हैं, जिसमें से सिर्फ एक लड़ाई वो हारे थे, बाकी सारी लड़ाइयाँ वो जीते थे। इसके साथ इस उनकी युद्ध कला की जो चर्चाएं हैं स्वयं बाबरनामा में भी जो है दर्शाया गया है। और बाबर स्वयं महाराणा सांगा को दक्षिण भारत का सबसे बड़ा काफिर राजा कहा जाता था, कहता था वो। इसका मतलब क्या है कि आज भी मुसलमानों का जो पर्सपेक्टिव है हिंदुओं को काफिर कहने का था, तो बाबर ने भी महाराणा सांगा के लिए काफिर राजा शब्द का प्रयोग किया था। इसके साथ साथ राज सिंहासन पर बैठने के बाद अपनी कूटनीति और वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से राजपूताना के युद्धरत कुलों को फिर से एकजुट किया था। महाराणा सांगा ने अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बेहतर सैन्य संगठन जो है बनाया था। सांगा का मैंने बताया कि उनके तलवार की वजह से, उनके सैन्य कुशलता की वजह से उन्हें इतना महान बताया गया था। मुग़लों ने भी उनसे सीधे लोहा लेने से कतराया और कुछ लोगों ने उनकी कुछ किताबों में, इतिहास के पन्नों में 100 लड़ाइयों का भी उल्लेख है। मैं यदि एक एक लड़ाई के बारे में बात करूं तो मुझे लग रहा है कि वो अतिरिक्त समय होगा। इनकी वीरता का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि 1505 ईस्वी में राजपूत परम मार वंश के पतन के बाद पहली बार मालवा में राजपूत शासन फिर से उन्होंने स्थापित करने की पूरी कोशिश की 1305 ईस्वी के बाद, और उसमें वो सफल भी रहे। उन्होंने हिंदुओं से जजिया कर भी हटवाया जो पहले मुस्लिम शासकों द्वारा लगाया जाता था। दक्षिण के कुछ एरिया पे मुस्लिमों का भी कब्जा था, मुस्लिम शासकों का, तो वहाँ के सुल्तानों को भी महाराणा सांगा ने वहाँ से खदेड़ा और एक हिंदू राजा के रूप में उन्होंने जो अपना कीर्ति, जो अपना यश फैलाया, मुग़लों से जिस प्रकार से उन्होंने लोहा लिया और अपने शरीर पे 80 घाव लगने के बाद भी उन्होंने मुग़लों से समझौता नहीं किया अपने धर्म के लिए, अपने सॉवरिटी के लिए। उस महाराणा सांगा के बारे में जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी एक चुने हुए सांसद ने किया, इसकी हम जितनी निंदा करते हैं वह कम है। मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्यवाही भी होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारा एक ऐसा जनरेशन भी तैयार हो रहा है जो कि अपने वीरों के बारे में, अपने देश के बारे में चीज़ों को सही से ढंग से पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, और आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने पे कहीं पे कुछ भी पोस्ट कर देता है। और होता ये है कि नेगेटिविटी चीज़ों को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं, जबकि हमें चाहिए होगा कि हम पहले विषय की पूरी जाँच कर लें, पड़ताल कर लें, और इस देश के लिए यदि हम कुछ और नहीं कर सकते हैं तो हम कोई ऐसा विवाद ना खड़ा करें जिससे हमारे अपने लोगों का नुकसान हो जाए। साथियों, फिलहाल इस अंक में बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार।